हेलो एवरीवन, कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लेक्चर 3 कर रहे हैं जिसमें हम पेपर 1 बीएड का साइकोलॉजी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप यूनिट 1 कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2 लेक्चर डाल चुकी हूँ। उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स इन साइकोलॉजी, इसमें हम 2 मेथड्स के ऊपर बात करेंगे, केस स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, और इनके एप्लीकेशन जो चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड केस स्टडी। फर्स्ट मेथड हमारा ये मेथड एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है, उसकी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है और उसके सॉल्वेशन पार्ट पे फोकस करता है कि उसको हम कैसे सॉल्व करें। This method focuses on an individual in case when he/she has a problem, correct है? This method studies an individual deeply and examine every detail about him. अगर हम किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी छोटी डिटेल के बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा, तभी हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। This method is based on the perspective that each individual is different from another and is therefore a unique case. Yes, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में अलग होता है, तो हम सबको एक जैसा नहीं समझेंगे। हर एक इंडिविजुअल एक यूनिक केस है, तो हर एक के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में ही पढ़ेंगे। Fourth, this method also tells us that if an individual has a problem, it didn't come suddenly but a history behind it. अगर किसी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है तो वो अचानक नहीं अराइज हुई है कि आज उसको प्रॉब्लम है, आज उसके बिहेवियर में चेंज है तो सुबह सुबह ही पक्का उसके साथ कुछ हुआ होगा। मे बी पॉसिबल कि उसको प्रॉब्लम 5-6 दिन पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आज उसके बिहेवियर में चेंज आया है, या फिर आज उसने थोड़ा बहुत उसको दिखाना स्टार्ट किया है, या स्ट्रेस उसको आज होने लगा है, तो उसके पीछे पक्का कोई ना कोई हिस्ट्री रहती है। इट मस्ट बी लिंक टू समथिंग, आइदर अ चेंज इन एनवायरनमेंट। चेंज इन एनवायरनमेंट का मतलब है मे बी पॉसिबल उसका स्कूल चेंज हुआ हो, किसी बच्चे का, किसी इंडिविजुअल का, या किसी दूसरी सिटी में वो चला गया हो तो वहां पे उसका फ्रेंड सर्कल चेंज हुआ हो। तो किसी भी कारणवश उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, तो या तो उसके एनवायरनमेंट में से ही कहीं ना कहीं से कुछ आया होगा, या फिर उसके अंदर ही हमें मिलेगा कि उसके अंदर ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी। उसी से पता चलेगा कि प्रॉब्लम है क्या उसको। ऑब्जेक्टिव ऑफ केस स्टडी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? टू स्टडी द बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन रियल लाइफ। कोई भी इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर समझना और उसकी पर्सनैलिटी को समझना कि वो रियल लाइफ में कैसा है। सेकेंड पॉइंट, टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय पर्सन, कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या डिफिकल्टीज है, उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वो सारी चीजों को समझना। टू कलेक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन, अब हम उसके बारे में सब कुछ समझ चुके हैं कि उसकी डिफिकल्टीज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अब उसके बारे में डिटेल कलेक्ट करना ताकि हम उसको गाइड कर सके, काउंसलिंग दे सके, ताकि वो उस चीज से बाहर निकले। फोर्थ पॉइंट, टू फाइंड सुटेबल सोल्यूशन एंड मेथड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पर्सन, साथ में गाइडेंस के साथ साथ उसको सोल्यूशन भी देना कि भाई आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ताकि उस पर्सन में इम्प्रूवमेंट हो, वो सही हो सके, उस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से बाहर निकल सके। नेक्स्ट, अगर किसी इंसान को प्रॉब्लम है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस इंडिविजुअल को, इस बच्चे को प्रॉब्लम है। पहला, इरेगुलर बिहेवियर, अगर उसके बिहेवियर में कोई चेंज दिखे, यस दिस इज द सिम्टम। फियर, डरा डरा रहता हो। एंजाइटी, बहुत जल्दी घबरा जाता हो। एग्रेशन, गुस्से में रहता हो। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, पढ़ाई में ध्यान ना हो। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटीज, अपने आसपास के दोस्तों के साथ उसका इंटरेक्शन ज्यादा कुछ अच्छा ना हो। शाइनेस, शर्माता हो, बात ना करता हो, नर्वस रहता हो, झूठ बोलता हो बहुत ज्यादा, ये सारे सिम्टम्स इसमें आते हैं। ट्रीटमेंट, अब आप इसको कैसे ठीक करेंगे? फर्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन, सेकंड इंटरव्यू, थर्ड डायग्नोसिस, फोर्थ ट्रीटमेंट एंड फिफ्थ फॉलो अप। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है? उसके जो डेली बेसिस पे उसका बिहेवियर है वो चेंजेस आपको देखने पड़ेंगे, केयरफुली नोटिस करने पड़ेंगे डेली बेसिस पे। नेक्स्ट इंटरव्यू, अब आपने बिहेवियर नोटिस किया है, क्या चेंजेस है उसके अंदर वो नोटिस किया है, अब उसके साथ डिस्कस करो, उसके पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करो और उसके क्लासमेट के साथ भी डिस्कस करो, ताकि आप पता लगा पाओ कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। डायग्नोसिस, जब आपको पता चल जाए, आसपास के लोगों से आप कलेक्ट कर लो फैक्ट्स वगैरह को, तब कैसे उसको, उसका रियल रीजन पहचानो कि रीजन क्या है, क्योंकि कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, तो उसका रियल रीजन पहचानो कि प्रॉब्लम का रियल रीजन क्या हो सकता है।
ट्रीटमेंट, आपको रीजन पता चल गया है, अब उसके ट्रीटमेंट के लिए आप उसको गाइड करो, काउंसलिंग दो उसको, उसको ज्यादा अगर उसको चाहिए तो ज्यादा अटेंशन दो। एंड लास्ट वन, फॉलो अप। आपने सब कुछ कर लिया, गाइड कर दिया और उसको सॉल्यूशन भी दे दिया, पर उसके बाद भी आप उसको चेक करते रहो कि उसकी कंडीशन इंप्रूव हो भी रही है या नहीं हो रही है, या फिर अभी भी वो सहमा सहमा सा, या फिर उसका बिहेवियर अभी भी वैसा ही है, या फिर वापस से वो रिकवर कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चेक करना जरूरी है। ये नहीं कि आपने कोई सोल्यूशन बताया और उसके बाद आपने पल्ला झाड़ दिया कि हो गया ठीक, या फिर जो भी है, नहीं, आपको उसके बाद भी चेक करना है। एडवांटेज क्या है अब केस स्टडी की, क्या क्या फायदे हैं इसके? प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट एंड डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर आप केस स्टडी करते हैं तो आप जिसकी प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि आप उसको ढंग से समझ पाए। सेकेंड पॉइंट, हेल्प्स टीचर एंड काउंसलर टू गाइड स्टूडेंट प्रॉपर्ली। जब तक आप केस स्टडी नहीं करेंगे तो आप उसको गाइडेंस कैसे देंगे? केस स्टडी हमें क्या बोलता है कि उसके पेरेंट्स से बात करो, उसके आसपास के लोगों से बात करो, फिर वहां से डेटा कलेक्ट करके फिर उसका रियल रीजन समझो। तो जब तक आप ये सब नहीं करोगे तो बच्चे को गाइड कैसे करोगे? थर्ड पॉइंट, यूजफुल फॉर सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम, यस, ये आप रियल लाइफ में भी अप्लाई करोगे केस स्टडी को, आगे चल के कभी भी प्रॉब्लम आएगी तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है। लास्ट वन, एनकरेजेस पर्सनल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। जितने भी पर्सनल और इमोशनल प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे उन सबको भी सॉल्व करेंगे, तो उनको भी एनकरेज करेगा, उसमें डेवलपमेंट लेकर आएगा। हाँ जी, तो अब किसी चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे, तो इसी तरीके से केस स्टडी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कि जैसे कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आपको बैठ के उसके एनवायरनमेंट के बारे में जानना होता है, उसकी डिटेल में स्टडी करनी होती है, आपको डेली बेसिस पे उसके बिहेवियर को देखना होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सेकेंड, the method cannot be applied to all individual as each individual is different from another। हर एक इंडिविजुअल, अभी अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया था कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में ही अलग है, दूसरों से अलग है, तो आप एक से दूसरे में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो आपने अगर एक को इसी मेथड से आपने समझाया है तो दूसरा जरूरी नहीं है दूसरा इंडिविजुअल भी इसी मेथड से समझ जाए। Sometimes the information collected is incomplete or not reliable। Yes, ये इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रही है किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की? उसके फ्रेंड सर्कल से, उसके आसपास के एनवायरनमेंट से। जरूरी है कि उसका एनवायरनमेंट उसके बारे में सही बताएगा, उसके फ्रेंड सर्कल सही बताएगा, या उसके पेरेंट्स सही बताएंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि वो झूठ बोल जाते हैं या फिर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उस केस में केस स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर? It helps to understand the individual differences among children. Second point is it identifies the behavioral, emotional or learning problems. Third, it gives us detailed information of child family background, habits and their environment. Fourth, teachers can use it to provide personal guidance and counseling. केस स्टडी मेथड यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। आइए इसे पढ़ते हैं। मीनिंग क्या होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड का, कैसे काम करता है? तो ये इसके नाम में ही है, एक्सपेरिमेंट्स। तो ये एक्सपेरिमेंट्स कर करके स्टूडेंट के बिहेवियर का पता लगाता है। कैसे? ये एक चीज को चेंज कर कर दूसरी चीज के ऊपर उसका क्या बदलाव आया है, क्या इफेक्ट आया है, वो चीजों को नोटिस करता है। जिस चीज को हम चेंज कर रहे हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ वी चेंज द वे ऑफ टीचिंग डज इट चेंज स्टूडेंट्स मार्क्स? कोई गारंटी नहीं है ना इस चीज की, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। अगर हम पढ़ाने का तरीका चेंज कर देंगे तो जरूरी नहीं है कि बच्चों के मार्क्स आना अच्छे हो जाए, पॉसिबिलिटी ये भी है कि उसके मार्क्स और खराब आ जाए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है कि हमने एक चीज चेंज की जो कि ये वेरिएबल, दैट इज द वे ऑफ टीचिंग, और इफेक्ट किस पे देख रहे हैं? बच्चों के मार्क्स पे, कि वो अब कांस्टेंट है, बच्चों के मार्क्स चेंज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, या फिर और भी खराब हो सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? टू फाइंड कोज एंड इफेक्ट, प्रॉब्लम्स को फाइंड करना और उसके इफेक्ट्स को फाइंड करना, कि उसके अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उसके होने वाले बदलाव का क्या इफेक्ट होगा। टू गेट एक्यूरेट एंड साइंटिफिक रिजल्ट, अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है
एक्सपेरिमेंट करने से हमें धीरे धीरे क्या करेंगे, अगर एक एक्सपेरिमेंट हुआ है तो उससे कुछ चेंजेस आएंगे, हम उसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे और चेंज आएंगे, और एक्सपेरिमेंट करेंगे और चेंज आएंगे, तो इससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, एकदम करेक्ट रिजल्ट मिलेगा और साइंटिफिक रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, टू मेक साइकोलॉजी मोर साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव, साइकोलॉजी को ये और ऑब्जेक्टिव बना देता है और साइंटिफिक बना देता है। लास्ट वन, टू टेस्ट hypothesis एंड वेरीफाई साइकोलॉजिकल थ्योरीज, हिपोथेसिस मतलब एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करना, न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स करना और उनके ऊपर साइकोलॉजिस्ट थ्योरी को वेरीफाई करना, ये इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रोसीजर। अब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड को कैसे प्रोसीड करें, क्या करना चाहिए हमें उसमें। सबसे पहले हाइपोथेसिस, आपको एक छोटा सा आइडिया लेके चलना पड़ेगा कि आपको कैसे क्या एक्सपेरिमेंट करना है, क्या मेथड लगाना है, न्यू मेथड लगाना है जिससे आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वो होता है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है सेलेक्ट अ सैंपल, जिसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना है वो सैंपल चूज कीजिए। अब वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है। नेक्स्ट, जो भी आपने सैंपल चूज किया है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, दो ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट ग्रुप वो होगा जिसके ऊपर आप न्यू मेथड लगाएंगे या जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक दूसरा ग्रुप होगा जिसके ऊपर आप वही पुराना मेथड लगाएंगे बिफोर एक्सपेरिमेंट वाला, तो वो जिससे जो रिजल्ट आएगा हम फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, गिव अ न्यू मेथड टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड देन कंपेयर बोथ ग्रुप्स रिजल्ट। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड कर लेते हैं, लेकिन इसके फायदे क्या क्या हैं। गिव करेक्ट एंड रिलायबल रिजल्ट, क्योंकि हम बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें रिजल्ट भी बहुत करेक्ट मिलते हैं और एक्यूरेट मिलते हैं। नेक्स्ट, हेल्प इन फाइंडिंग एग्जैक्ट कॉज ऑफ बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर होगा या कोई भी चेंज हो रहा होगा तो उसका जड़ पता चलेगी कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ हमें पता चलेगा उसके बारे में। कैन बी रिपीटेड टू चेक रिजल्ट, यस, एक्सपेरिमेंट्स को आप रिपीट कर सकते हैं। एक बार आपने एक्सपेरिमेंट किया, उससे अगर थोड़ा बहुत रिजल्ट आया, आप उसके ऊपर दोबारा एक्सपेरिमेंट कीजिए ताकि और एक्यूरेट रिजल्ट आए, तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं। एरर कैन बी रिड्यूस थ्रू कंट्रोल एंड मेजरमेंट, वेरी नाइस, क्योंकि एरर्स भी रिड्यूस होते हैं। आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, शायद वहां पे एरर ज्यादा आए, लेकिन सेकंड टाइम जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ज्यादा केयरफुली करोगे, उसमें एरर रिड्यूस होगा, नेक्स्ट में और एरर रिड्यूस होगा। ऐसे बार बार रिपीट करने पे एक्सपेरिमेंट एरर्स बिल्कुल जीरो हो जाते हैं और आपको बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज मिलती हैं, करेक्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अब अगेन इसकी लिमिटेशंस भी होंगी कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की, क्या लिमिटेशन है देखते हैं। टाइम टेकिंग है, यस, बार बार एक्सपेरिमेंट करना होता है तो बहुत टाइम टेकिंग है और कॉस्टली भी है। नीड स्पेशल लैब एंड इक्विपमेंट, स्पेशल लैब चाहिए होता है, उसके लिए इक्विपमेंट्स भी चाहिए होती है, चीजें चाहिए होती है बहुत सारी, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करना है। चिल्ड्रंस नेचुरल बिहेवियर में चेंज बिकॉज दे नो दे आर बीइंग स्टडीड, क्या बोला जा रहा है, जैसे हमने पहले बोला था जब हम प्रोसीजर पढ़ रहे थे, वहां पर हमने सेकंड देखा था कि हमें सैंपल लेना है। अब वो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन भी हो सकता है, क्योंकि हम चिल्ड्रंस पे ही स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर उसके ही बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हम चिल्ड्रंस के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं पता होगा कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है उनको, तो उस टाइम पे जो उनका रियल बिहेवियर है, रियलिटी है जो उनकी, वो चेंज हो जाएगा। उनको ऐसा लगेगा कि हमें प्रिटेंड करना है, तो उनका नेचुरल बिहेवियर कहीं ना कहीं छुप जाएगा। इट इज आर्टिफिशियल बिकॉज बिहेवियर इन द लैब में डिफर फ्रॉम रियल लाइफ, यस, रियल लाइफ में अगर वो बच्चा किसी और तरीके से बिहेव कर रहा है, जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा लैब में, तो लैब में कहीं ना कहीं उसको पता होगा कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो रियल लाइफ में बिहेव करता है उससे हल्का सा डिफरेंट होगा। What are the applications of experimental methods to child development? अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं देख लेते हैं एक बार। ये टीचर्स की भी हेल्प करता है ताकि वो अच्छे से अच्छा मेथड्स लेकर आए बच्चों के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, मेक चाइल्ड स्टडी मोर साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड, बच्चे को अच्छी सी चीजें पढ़ाने के लिए, एविडेंस बेस्ड चीजें पढ़ाने के लिए और बच्चों को स्टडी करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। Used to study the effect of environment, nutrition, motivation और teaching aids on child growth, child growth को लेकर उनके ऊपर होने वाले इफेक्ट, चाहे वो environment इफेक्ट हो, न्यूट्रिशन इफेक्ट हो, मोटिवेशन इफेक्ट हो या टीचिंग एड्स का इफेक्ट हो, उन सब की स्टडी भी इसके अंदर आती है।
helps to know how different factor like reward, punishment, teaching style affect learning। कि अगर आप रिवॉर्ड्स दे रहे हो, ये भी किसी ना किसी का एक्सपेरिमेंट रहा होगा कि बच्चे को पढ़ाया तो उसको रिवॉर्ड देने से क्या वो मोटिवेट होता है या फिर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो सारा एक्सपेरिमेंट करके ही हमें पता चला होगा। इसलिए रिवॉर्ड्स दे के देखते हैं, पनिशमेंट दे के देखते हैं, टीचिंग स्टाइल चेंज कर कर देखते हैं कि बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चा कैसे स्कोर कर रहा है, कैसे अचीव कर रहा है चीज़ों को। ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर आती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।